मौसी मुझे भी ठंड लग रही है। मेरी कमरे की खिड़की बंद नहीं हो रही है। तेज हवा चल रही है। आज मुझे तेरे कमरे में तेरी यादों में सोना है। ऐसा कहते हुए उस 50 साल के लड़के ने मेरे बिस्तर पर अपनी चादर बिछाई, उसे छोटा समझते हुए। मैंने उसे अपने बिस्तर पर जगा दी, लेकिन रात में ठंड बहुत बढ़ गई और उसने कहा कि वह मेरे पास सोने आ रहा है। जब उसने मुझे पूरा तो उसने एक ही रात में मुझे लगातार तीसरी बार अनुभव दिया। पूरी रात उसने मुझे महसूस कराया। दोस्तों, मैं पुष्पा हूँ। मैं अपनी दोस्त से मिलने के लिए शहर के गार्डन के पास गई थी। मेरी दोस्त के साथ उसका 50 साल का बेटा भी आया था। जब मैं उस गार्डन के पास पहुंची तो मैंने देखा कि गार्डन की पार्किंग में बहुत भीड़ थी। मैं वहां गई और देखा कि मेरी दोस्त वहीं खड़ी हुई थी और उसका बेटा उसके पास बैठा हुआ था। लगता था कि अभी अभी किसी ने उसे गाड़ी से धक्का मारकर छोड़ दिया था। मैंने तुरंत उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और अस्पताल ले गई। वैशाली के बच्चे मुझे पहचान नहीं पाए थे। अस्पताल में वैशाली को भर्ती कराने के बाद मैंने फॉर्म भरा। फिर जब मैं उसके बेटे के पास बैठी तो उसने कहा, धन्यवाद, आप हमारे लिए भगवान बनकर आई। शायद वो मुझे पहचान नहीं पाया था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ, मेरा नाम पुष्पा है, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी, लेकिन यह सब हो गया। उसने रोते हुए मुझे गले लगाया और कहा, मौसी, मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना? उन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर उन्हें अंदर क्यों ले गए? माँ को कुछ होगा तो नहीं? वो अपनी माँ की चिंता में बहुत घबरा गई था। मैंने उसके आंसू पोंछ हुए कहा, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, हम सब उनके साथ हैं। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा शांत हुआ। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आए और मुझे अकेले अपने केबिन में बुलाया। डॉक्टर ने जो बताया उसे मैं सन्न रह गई। वैशाली को सिर पर चोट लगी थी, जिससे वो कोमा में चली गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ठीक होने में कुछ दिन, महीने या साल भी लग सकते हैं। उन्होंने बताया कि वैशाली को आईसीयू में रखा जाएगा। डॉक्टर के केबिन से बाहर आकर मैं वैशाली के बेटे से कहा, डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी माँ का इलाज अभी कुछ दिन और चलेगा और उन्हें अस्पताल में रहना होगा। इस पर उसने कहा, अगर माँ अस्पताल में रहेंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैंने उससे कहा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो जाते तुम मेरे साथ साथ रहोगे। अस्पताल का सारा खर्च मैं उठाऊंगी, क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त है। मैंने सुरेश से उसके पिता के बारे में पूछा। उसने बताया माँ का पापा के साथ झगड़ा हुआ था और वो गुस्से में हाई पापा के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उनका काम बाहर का है। अब वे किस गांव में होंगे मुझे भी नहीं पता। वैसे भी मैंने उनसे दूरी बना ली है, शायद वे मुझसे नाराज होंगे। मैंने इसे कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे साथ रहोगे। हम दोनों अस्पताल में नहीं रह सकते थे। मैंने वहां एक नर्स से बात की और उसे वैशाली का ध्यान रखने कहा अस्पताल में रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुझे अपने काम पर भी जाना था। इसलिए मैं इसको हम घर ले आई। घर जाते समय मैंने उसके लिए कपड़े खरीदे, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। उस दिन वो बहुत उदास था। रात को कई बार मैंने उसके कमरे के बाहर चक्कर लगाए। मुझे पता था कि वक्त के साथ वह सामान्य हो जाएगा। अगले 2-3 दिनों में मैं उसे अस्पताल ले जाकर उसकी माँ से मिलवा रही। मैंने अस्पताल में नर्स को वैशाली की देखभाल के लिए पैसे दिए, क्योंकि रोज वहां जाना मेरे लिए संभव नहीं था। धीरे धीरे सुरेश मेरे घर में एडजस्ट होने लगा। जिसे मैं मासूम समझ रही थी, वह शायद समझ रही थी। वह शायद उतना मासूम नहीं था। घर में रहते रहते वह बोर होने लगा। मैं उसके लिए बार बार छुट्टियां नहीं ले सकती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, सुरेश, अगले साल तुम्हारा कॉलेज शुरू होगा, तुम्हें जिम ज्वाइन करना चाहिए। मेरी जान पहचान में एक अच्छी जिम है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा वहाँ एडमिशन करवा सकती हूँ। इसके अलावा तुम डांस और म्यूजिक क्लास भी ज्वाइन कर लो। इससे तुम्हारा मन लगा रहेगा और घर में बोर नहीं होगा। शुरुआत में उसने मना किया, लेकिन मैंने जिद करके उसे क्लास में भेजा। धीरे धीरे उसे वहाँ नए दोस्त मिले और उसका मन लगने लगा। सुरेश ने मेरी ध्यान करना और मुझसे नजदीक आना शुरू कर दिया। सुरेश मुझे बहुत प्यार देने लगा था। वो मेरा हर काम जल्दी जल्दी कर रहा था। अब सुरेश को जिम करना जरूरी था, इसलिए उसे प्रोटीन युक्त आहार भी देना जरूरी हो गया था, जो मैं उसे रोज देती थी। एक रात जब मैं सुरेश के कमरे में दूध देने जा रही थी, तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर मेरा पैर मुड़ गया और मैं वहीं गिर पड़ी। तब सुरेश मेरे पास आया, मुझे उकर आया। उस 50 साल के लड़के की ताकत देखकर मैं हैरान रह गई थी। सुरेश ने मुझे बिस्तर पर
लेटा, फिर उसने मेरे पैर पर गिरा हुआ दूध गीले कपड़े से साफ किया और फिर उसने मेरे पैर की मालिश करनी शुरू कर दी। सुरेश जब मुझे मालिश दे रहा था तब मैं उसे देखती जा रही थी। उस दिन पहली बार उसका मुझे इतना पास से स्पर्श हुआ था। मैं अब 30-30 साल की हो चुकी थी और आज भी बिना शादी के थी। मेरी जिंदगी में सुरेश जैसा कोई लड़का पहले कभी नहीं आया था। वो 50 साल का था, लेकिन उसकी आ और काम करने की क्षमता एक परिपक्व व्यक्ति जैसी थी। अब वह धीरे से मेरे पैर की मालिश कर रहा था, तो मैंने उससे कहा, सुरेश, मैंने तुझे तो छोटा ही समझा था, लेकिन तू तो मुझे जो 30 साल की हूँ कंधे पर उठाकर ले आया। सच में मैं तेरी ताकत देखकर चौंक गई हूँ। तू क्या खाता है कि इतनी जल्दी तुझे इतनी ताकत मिल गई? इस सुरेश ने कहा। अब मैं छोटा नहीं रहा मौसी, मैं बड़ा हो गया हूँ। तूने मेरी बहुत मदद की है, तो मैं भी तुझे कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर सुरेश ने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। वो बोला, तूने मुझे और मेरी माँ को अच्छे से संभाला है, तू सच में बहुत अच्छी है। मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि कोई मर्द मेरे बारे में ऐसी बातें कह रहा था। फिर सुरेश ने कहा, मौसी, अगर तुझे कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं रात में तुम्हारे कमरे में सो सकता हूँ? अगर तुझे वॉशरूम जाना सो सकता हूँ। सुरेश सच में बहुत मददगार लड़का था। फिर मैंने उसे अपने कमरे मैं सोने के लिए मंजूरी दे दी। मैं घर में अकेली रहती थी, इसलिए मुझे घर में हल्के कपड़े पहनने की आदत थी। सुरेश के रहते हुए भी मैं अपनी आदतों से नहीं हटी थी। फिर रात को सोने से पहले सुरेश ने कहा, मौसी, हमारे जिम क्लास में कुछ लड़कियां आती हैं जो कभी कभी छोटे कपड़े पहनकर आती हैं, लेकिन अब तक मैंने उन लोग को देखकर कभी ऐसा नहीं सोचा। शायद इसलिए क्योंकि वे तुझसे कम सुंदर दिखती हैं। तू शारीरिक रूप से भरपूर और गोरी है, इसलिए तुझ पर कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैंने सुरेश के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब मौसी की तारीफें बंद करो। अब सोच, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है और तुझे भी अपना काम करना है। इसके बाद सुरेश ने मुझे गले लगाया और थैंक यू कहते हुए सो गया। सुरेश के गले लगाने में जो स्पर्श था वो मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसकी नजरें भी अब एक सरल नजरों से बदलकर प्रेम भरी नजरों में बदल रही थी। ब्रेकअप के बाद कई सालों बाद मैंने फिर से किसी के साथ रहना शुरू किया था। शायद इसी कारण मुझे की नजर थोड़ी अलग सी लगी, पर शायद ये सब मेरा ही गलत समझ था। अगले दिन सुबह तक सुरेश की मालिश के कारण मेरा पैर ठीक हो गया था। सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने सुरेश को उसके क्लासेस में छोड़ दिया। वह सुबह क्लास अटेंड करता था और शाम को जिम जाता था। ऑफिस से आने के बाद मैं उसे घर लाती थी। यह सब 2-3 दिनों से चल रहा था, लेकिन इन 2-3 दिनों में मैंने देखा कि सुरेश का व्यवहार थोड़ा बदल गया था। जब मैं शाम को उसे जिम लेने जाती तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा होकर मुझे ऊपर वाली खिड़की से देखता और घर आने के बाद भी मुझे थोड़ा चिढ़ा हुआ लगता था। एक दिन मैंने सुरेश से पूछा, तो पिछले कुछ इतना चिढ़ा क्यों रहता है? क्या तेरे और किसी के बीच कोई बात हो गई है? तो उसने कहा, नहीं, मेरी चिड़चिड़ाहट का कारण सच में तू है। जिम में जब तुम मुझे लेने आती हो तो मेरे कुछ दोस्त तुझे देख कर बात करते हैं और वह सिर्फ मेरी उम्र के लड़के होते हैं, वहाँ कुछ बड़े लड़के भी होते हैं, और जब वे तुझे देखते हैं तो मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तू सिर्फ मेरी है और मैं ही तुझे इस रूप में देख सकता हूँ। तुम्हें ऐसी हालत में देखने का हक सिर्फ मेरा है। आज के बाद जब तुम जिम में लेने आओ तो तुम छोटे कपड़े पहनकर मत आना, या क्योंकि अगर कोई तिरछी नजर से तुझे देखेगा तो मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। अचानक सुरेश के साथ क्या हो गया था कोई नहीं जानता, लेकिन वो मेरे बारे में सचमुच चिंतित नजर आ रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे बाकी सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन मैं सिर्फ तेरा हूं का मतलब क्या है? इस पर सुरेश ने कहा, मैं कि तू सिर्फ मेरी मौसी है। सचमुच सुरेश मेरी समझ से बाहर था। उस रात भी वो मेरे कमरे में सोने का जिद करने लगा, लेकिन मैंने उसे अपनी जगह नहीं दी, क्योंकि सुरेश को सोते समय पैर और हाथ इधर उधर करता था और यह आदत मैंने उस दिन रात में देखी थी। मुझे फिर से रात भर उसे अपने पास सोने देने का मन नहीं था, इसलिए मैंने उसे उसके कमरे में सोने को कहा। अगले दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आई थी। मैं सुरेश को जिम से लेने के लिए जा रही थी और मुझे उसकी बात याद आई। थोड़ी मस्करी करने के लिए उस दिन मैंने जानबूझकर रोज से थोड़ा कम ऊंचाई के कपड़े पहने और उन्हें जिम में लेने चली गई। जब मैं जिम के बाहर खड़ी होकर अपनी स्कूटी का हॉर्न बजा रही थी तो उसने ऊपर की खिड़की से मुझे देखना शुरू कर दिया। उस समय उसके कुछ दोस्त भी उसके साथ थे, जानबूझकर सुरेश को चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर सुरेश ने 2 मिनट में ही आकर मुझे पीछे से पकड़ कर बैठ लिया।
वो इतना छोटा नहीं था कि उसे मुझे पकड़ने की ज़रूरत पड़े। मुझे तुरंत ही कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर उसने मुझे और करीब से पकड़ लिया और एक हाथ मेरे पैर पर और दूसरा हाथ मेरे कमर पर रखा। वो मुझे इतनी करीब से बैठा था कि हमारे बीच सिर्फ हवा का झोंका गुजर सकता था। धीरे-धीरे शाम हो रही थी और मुझे सुरेश के इस व्यवहार से डर लगने लगा था। उसका हाथ धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा था और उसका अजीब व्यवहार साफ दिखने लगा। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और सुरेश से गाड़ी से उतरने को कहा। वह जब नीचे उतरा तो मैंने गुस्से में आकर उससे कहा, सुरेश यह क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम मुझे कैसे छू रहे हो? इस पर उसने जवाब दिया, अगर तुम मुझे छेड़ सकती हो तो मैं भी तुम्हारी थोड़ी मस्करी कर सकता हूँ। मैंने तुमसे कल ही कहा था कि तुम छोटे कपड़े पहनकर जिम में मत आना, लेकिन तुम मुझे चिढ़े के लिए और छोटे कपड़े पहनकर आई, तो मैंने तुम्हें चिढ़ाने के लिए ऐसा किया। सुरेश को क्या हुआ था यह कोई नहीं जानता, लेकिन वो मेरी चिंता करने लगा था कि जिम में बाकी लड़के मुझे देख रहे थे, यह सिर्फ उसे ही पता था। मैंने उससे कहा, ठीक है माफ करना, लेकिन अगर अब तुम मेरे पीछे अच्छे से बैठोगे तो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। फिर वो मुझे सॉरी कहकर मेरे साथ घर आने के लिए तैयार हो गया। घर आते वक्त उसके हाथ का स्पर्श मेरे कंधे तक ही सीमित रहा और उसने बाकी कहीं भी मुझे नहीं छुआ। लेकिन अब उस 50 साल के लड़के का मेरे प्रति व्यवहार बदल चुका था। जब भी मैं अपने कमरे में तैयार हो रही होती तो वह अचानक कमरे में आकर बिना किसी वजह के मेरे पीछे पीछे घूमने लग। उस दिन रात को जब मैं फ्रेश हो रही थी और कपड़े बदल रही थी तो अचानक मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर पड़ी और सुरेश मुझे चुपके से देखता हुआ दिखा। उसे देखकर मैंने उसे कहा, तुम मुझे चुपके से देख रहे हो, क्या रोज का काम है? इस पर उसने कहा, ऐसा समझो कि मैं कभी कभी तुम्हें देखता हूँ। फिर उसने बताया, जब मेरी माँ कमरे में तैयार हो रही होती थी तो पापा अचानक आकर माँ को पीछे से गले लगाते थे और फिर उनके बालों में हल्का हाथ फेरते थे और फिर उन्हें कंधे पर उठाकर घुमा देते थे। फिर बेड पर बैठकर उनके पास जाते थे। यह सब बताते हुए सुरेश मेरी बालों में हाथ फेरते हुए मुझे पास खींच लिया और मुझे कंधे पर उठाकर बेड पर बैठा दिया। अचानक मुझे समझ में नहीं आया कि वह मुझसे क्या चाहता है और उसकी नज़रों में मुझे डर सा महके से मुझ पर थी। मैंने उसे कहा, सुरेश तू सही है ना? फिर मैंने उसे ज़ोर से चिमटा काटा तो उसने कहा, नहीं, अब समझ में आया, अगर तू मुझे चिमटा ना काटती तो मैं ना जाने क्या कर बैठता। मैंने उससे कहा, तू अब मेरे पास से उठ जा। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास खींच लिया और बोला, मौसी देखो ना, माँ बाप कितने खुश थे और उनकी जिंदगी में अचानक इतनी बड़ी समस्या। मैं तो कई महीनों से उनका प्यार नहीं देख पाया। तब मैंने उसे फिर से समझाया कि एक बार तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन रात को सुरेश ने कहा, मौसी आज बहुत ठंड है और मेरी खिड़की सही से नहीं बंद हो रही है। खिड़की ठंडी हवा में मैं अपने कमरे में नहीं सो सकता। अगर मैंने वहाँ रात बिताई तो कल तुम्हें मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आज रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सो। सुरेश ने इतनी जिद की कि उसने मुझे उसके कमरे की खिड़की क्यों नहीं बंद हो रही है ये देखने भी नहीं दिया। उसने मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास सोने की जिद की। तब उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, ये मुझे भी महसूस हो रहा था। वो मेरे पास आकर सो गया। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और मुझे महसूस हुआ कि सुरेश मेरे कंबल में घुस आया है। वो कंबल में कान के पाकर बोला, मौसी क्या मुझे तुम्हारे कंबल में थोड़ा सा जगह मिलेगा? मुझे लगता है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए पास ले ले। तब मैंने उसके हाथ की तरफ ध्यान दिया और सुरेश ने मेरे शरीर पर हाथ रखा। उसकी सांसें मेरे बहुत पास आ रही थी। सुरेश ने कहा, मौसी तुम कितनी सुंदर हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी कमी है तुम्हारा अकेलापन। तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की का जीवन जीना मुझे स्वीकार नहीं है। अब तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तब मैंने सुरेश से कहा, सुरेश तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारी भी हालत ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हारे लिए उसकी जगह लूंगी। यह सुनकर सुरेश ने मेरे कमर में चुटकी काटी और उसने मेरे गले में हाथ डालकर मुझे जोर से पकड़ लिया। उसे अचानक क्या हो गया था यह कोई नहीं जानता। वो बोला, आज से मैं तुम्हारी सुंदरता पर हक जमाऊंगा। वो मेरे कान में फुसफुसाना नीचे से मुझे कुछ चुभने की कोशिश करने लगा। मुझे जैसे ही कुछ चुभने का एहसास हुआ मैंने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया,
आवाज सुनकर कुलदीप जाग गया और लाइट ऑन कर दिया। अच्छा हुआ कि सुरेश ने मुझे पूरी इंजेक्शन नहीं दी थी, क्योंकि मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था। मुझे समझ आ गया था कि मुझे कौन सा इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहा था। तब मुझे कुछ पता नहीं था। तब कुलदीप ने सुरेश को मुझसे दूर किया। मुझे एक पुरुष के साथ देखकर सुरेश गया था। मैंने कुलदीप से कहा, कुलदीप, यह तेरा बेटा है। तेरी पत्नी की तरह वह अब मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था, यह तूने देखा ना। और मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि मैं तुझसे कब से जुड़ी हुई थी। मैं उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तेरा बेटा भी तेरी पत्नी की तरह पागल लगता है। मैं तो कहती हूँ कि अब तू वैशाली के साथ ही कुछ करना नहीं तो कल वह तुझसे भी कहेगा कि वह तुझसे नफरत हुए आया। मेरी बात सुनकर सुरेश मेरी तरफ दौड़ते हुए आया, लेकिन उस समय कुलदीप ने उसे पकड़ रखा था। तू कहता है कि मैं अपने माता पिता के प्यार का रिश्ता खराब कर रही हूँ, तो मैं तेरा आभारी था। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे एक चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी मेरी माँ के हाथों से लिखी गई थी। जब जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। पिछले कुछ महीनों से मेरे माता पिता के बीच झगड़े हो रहे थे, और शुरू में मुझे कारण समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मैंने जाना कि मेरे पिता का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, और इसी वजह से माँ और उनके बीच विवाद हो रहे थे। मैंने माँ से इस बारे में पूछा, लेकिन उसने कभी भी मेरे पिता के बारे में मुझे बुरा नहीं बताया। मैंने सुना था कि तू और माँ गार्डन में मिले थे, और उस दिन माँ ने तुझे एक चिट्ठी लिखी थी। मुझे उस समय कुछ नहीं पता था, लेकिन जब माँ का एक्सीडेंट हुआ और अस्पताल में उस चिट्ठी के बारे में पता चला तो मुझे समझ में आया कि तूने उसे अपनी अलमारी में छिपा रखा था। सुरेश ने कहा, अब मुझे सच्चाई सब सामने दिख रही है। तुझे शादीशुदा महिलाओं का घर तोड़ने का बहुत शौक है ना। तू कभी भी किसी की प्रेमिका या पत्नी नहीं बन सकती। मेरी माँ पिछले कुछ महीनों से परेशान थी, और वह टेंशन के कारण कुछ इंजेक्शन लेने लगी थी। जब भी मैं उससे पूछता तो वह कहती थी कि यह कैल्शियम का इंजेक्शन है। तो मुझे समझ में आया कि माँ क्या इंजेक्शन ले रही थी। डॉक्टर ने तुझे माँ के कोमा में जाने का कारण कुछ और बताया था, और तूने मुझे कुछ और बताया था। मेरी माँ पागल हो चुकी थी, और वह बिना कारण उस इंजेक्शन को ले रही थी, और वह हाई पावर डोज के कारण उस दिन अचानक बेहोश हो गई। उसकी शरीर में हाई पावर डोज की मात्रा अधिक हो गई, और यही कारण था कि वह कोमा में चली गई। मेरी माँ के कोमा में जाने की असली वजह तू है। अब तू भी नहीं बच सकता। तुझे जीने का अधिकार नहीं है। मैंने अपनी माँ के बैग से वह इंजेक्शन निकाल लिया था। जो कुछ भी मेरी माँ के साथ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी गलती की सजा आज वह भुगत रही है, और तुम्हें भी इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हें सजा देने के लिए ही मैंने तुम्हें इंजेक्शन दिया था। उस समय सुरेश ने कुछ नहीं कहा। मैं सिर झुकाए खड़ी थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए। सच कहूँ तो मैंने गलत किया था, लेकिन कुलदीप भी इसमें उतना ही भागीदार था। मैं उस पर पागलों की तरह प्रेम कर रही थी, और वह भी इसमें घुसा हुआ था। उसे यह पता होने के बावजूद कि वह शादीशुदा नहीं हो पाई। मैंने सुरेश को अपनाने का वादा किया था, और कुलदीप भी वैशाली से दूर रहने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं घड़ी कि कुलदीप मुझसे दूर हो गया। जब मैंने बेटे से वो बातें सुनी तो कुलदीप को क्या महसूस हुआ कौन जानता है। उस दिन उसने मुझे दी हुई अंगूठी मुझे फिर से दे दी, और जो भी रिश्ते मेरे साथ थे उन्हें तोड़ दिया। उसने कहा, आज तक मैंने अपनी पत्नी और बेटे को बहुत दुख दिया है। अब मैं बेटे को दुख नहीं दे सकता, वरना भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। मेरी पत्नी ने मुझे अपराधी बना दिया है। कृपया तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ, और कृपया अब से किसी भी शादीशुदा आदमी से प्यार मत करना। कुलदीप ने अचानक मेरी मदद छोड़ दी। उस दिन मैं फिर अकेली हो गई। अकेलेपन के पीछे कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ और दिखावा था। मैं कुलदीप से इतने प्यार में पागल हो गई थी कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि उसकी पत्नी और बेटा भी हैं। अगर मैं कुलदीप की जिंदगी में आई तो उसकी पत्नी का क्या होगा। अगर मैंने ये सोच लिया होता तो आज मुझे इस तरह जीवन भर का पछतावा नहीं होता। कुलदीप अपने परिवार के साथ चला गया, लेकिन क्या मैं उसे अपने मन से निकाल सकती थी? मुझे इसका कोई यकीन नहीं था। आगे बढ़ते हुए, एक तरफ़ा प्यार में झूलते हुए, मुझे भी ये नहीं पता था कि मेरा क्या होगा। लोग हमेशा दूसरे से कुछ छीन रहते हैं, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं रहते, चाहे वो खाने का निवाला हो या किसी के प्रेम का। जितना जलन को और असंतुष्ट रखेंगे। हमारी आज की कहानी के अनुसार कुलदीप ने जो असली हक था, वो अंत में पाया,
पुष्पा जो उसे पाने की तृष्णा लिए बैठी थी, आखिरकार अकेली रह गई। इंसान किसी के हाथ से कुछ छीन सकता है, लेकिन उसकी किस्मत कभी नहीं छीन सकता। इसलिए हमें जो भी है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ कम किसी का बुरा भी मत करो। दोस्तों, आपको ये कहानी